कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत रुड़की के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में 11 करोड़ की लागत से जिले की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें 66 स्कूलों के शौचालय, 23 स्कूलों को अतिरिक्त कक्ष के साथ ही 15 स्कूलों में लैब की व्यवस्था कराई गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को दूर किया जा रहा है। वहीं उन्होंने रुड़की के सिविल अस्पताल में 4 साल से बंद पड़े आईसीयू वार्ड को लेकर कहा कि नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत की वजह से आईसीयू वार्ड नहीं शुरू हो पाया था, लेकिन अब नर्सिंग स्टाफ मिल चुके हैं। इसको शुरू कराने के लिए सीएमओ हरिद्वार को निर्देश दे दिया गया है। विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा, हमने 23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिए हैं। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं, और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग में अब हमारे 17,000 स्कूल हैं जितनी पूरे प्रदेश में, वहाँ हम बिल्डिंग भी दे रहे हैं, सारे बच्चों के लिए फर्नीचर भी इसी साल हमने दे दिया है, शौचालय भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए किताबें भी दे रहे हैं। इस साल से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग जो है बच्चों के लिए निःशुल्क कॉपियाँ भी दे रहे हैं। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस की तरफ से भव्य जय हिंद रैली का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली के आयोजन को लेकर तैयारियां का निरीक्षण करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारी का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाली जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का धन्यवाद किया जाएगा और राज्य की जनता को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया। हमारे सैनिकों का पराक्रम है, जो हमारी सेना का शौर्य है, जो उनकी वीरता है, जो उनका योगदान है, उनको सम्मान देते हुए जय हिंद रैली जो हमारे भारत हिंदुस्तान की जय हिंद रैली को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारे सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को समर्पित है। हम सैनिकों को इसमें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया, देश के लिए काम किया। दूसरी तरफ हमारी जो नीति निर्धारक होने चाहिए, जिनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से आगे रहें। आज सेना के शीर्ष जो लीडर्स हैं उनको प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ रहा है। आपने देखा होगा एयरफोर्स के सबसे जो बड़े हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने कल बयान दिया है राफेल जो है खाली पतंग उड़ाने के काम आ रहे हैं। आपने नींबू लगाया, पूरे मीडिया प्रेस में सब वही दिखाया, लेकिन आपको कोड नहीं मिला। आप जब उसमें वेपन लोड नहीं कर सकते हैं, आप उसको लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ऐसा सौदा किया गया? ये एक गंभीर विषय अभी नया उठा है। दूसरा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो वहाँ सूचना दी पाकिस्तान को कि हम आपके यहाँ अटैक करने जा रहे हैं, ये कितना बचपना है। जबकि फ़ौज, किसी आप बड़े फौजी से पूछेगा, जो इनकी लड़ाई की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है गुप्त रहना, मतलब किसी भी योजना का सीक्रेट रहना, गोपनीय रहना। और आप बता रहे कि आपके हम आतंकवादी ठिकानों में आक्रमण करने वाले हैं, और सबको पता पाकिस्तान की सेनाएं आतंकवादी पैदा करती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय ने हाईकोर्ट के एडिशनल न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट में अब कुल जजों की संख्या 10 हो गई है। इस मौके पर न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय का परिवार, महाधिवक्ता समेत कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष ने जजों की संख्या बढ़ाने पर खुशी के साथ वादों की पेंडेंसी कम होने की उम्मीद जताई है। जो इस बार एडिशनल जज के रूप में हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी इस उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिले हैं, और हम उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं कि जिससे जो डिस्पोजल है हमारे केसों का, पुराने केसों का, वो जो है तेजी से होगा, और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बढ़िया तरीके से होगी। और हमें आशा है कि जल्दी ही एक जज और जल्दी से हमारे हाई कोर्ट में जो अभी पेंडिंग है वो आएंगे,
और एक प्रमोशन से भी शायद अभी एक और जज आएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जजेज आएंगे तो काम होगा और एडवोकेटों के बीच जो है हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी के जज बनने पर बड़ी खुशी है। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर, जहां सीएम धामी ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। सीएम धामी ने कहा कि हमने अपनी बेटी को न्याय दिलाया, आरोपियों को 24 घंटे के अंदर हमने जेल भेजा था, हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी गठित की गई थी, सरकार ने परिवार की मदद की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां सजा का ऐलान होने के बाद सीएम धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहाड़ की बेटी को न्याय दिलाया। अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी, पहाड़ की बहन, जो भी घटना हुई उसका हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और जिस दिन ये घटना हुई, जैसे ही हमें जानकारी मिली, हमने संकल्प लिया कि हम निश्चित रूप से हमारी पहाड़ की बेटी को, पहाड़ की बहन को न्याय दिलाएंगे। और जानकारी होते ही तत्काल हमने सभी जितने भी हमारी जांच करने वाली एजेंसियां थी, पुलिस विभाग था, सभी को निर्देश दिए कि तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जितने भी आरोपी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। उसने पूरी जांच की, एक एक पहलू का अध्ययन किया, सारे सबूत जुटाए और बहुत सटीक तरीके से उन्होंने विवेचना को आगे बढ़ाया। और लगातार अदालत में पैरवी की गई। इसी का परिणाम रहा कि आरोपियों को जमानत नहीं मिल पाई। परिजनों को जैसा उन्होंने चाहा, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे कहा, उनको अभियोजन अधिकारी दिए गए। और लगभग 1000 दिन, 3 साल के अंदर ये फैसला आया जिसमें आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस दौरान लगातार हमारे प्रशासन के लोग, हम लोग, परिवार के लोगों से भी लगातार हमने संवाद कायम रखा, उनको आर्थिक सहायता भी दी। ये सुनिश्चित किया कि हम किसी भी प्रकार से अंकिता बेटी को, बहन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हम उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके साथ न्याय हो, ये हमने सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। ऐसे में अल्मोड़ा में ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं। 11 ऑक्सीजन प्लांट में 7 प्लांट ठप पड़े हुए हैं। सोमेश्वर, रानीखेत, धौला देवी समेत कई जगह ऑक्सीजन प्लांट बंद है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको चलाने के लिए बजट के लिए उच्च अधिकारी को पत्र लिखा गया है और जल्द ही प्लांट को चालू कर दिया जाएगा। हमारे जनपद में टोटल 11 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से 2 बेस में है, उसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा में है, उसके अलावा रानीखेत में है। क्योंकि उसमें भी जो है अभी जैसे ये क्योंकि कोरोना को जैसे हमको दिशा निर्देश प्राप्त हुए, तो हमने वहाँ पे वहाँ के एमओआईसी को भी उनको किया है। और मेरे स्तर से भी हमने इनके लिए धनराशि के लिए मांग पत्र की है। जैसे हमको धनराशि मिलेगी तो हम उसको भी ठीक करवाएंगे। कोरोना के फिर से नए मामले दुनिया भर से सामने आ रहे हैं। भारत में कुछ इसमें मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में भी कुछ कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कुछ मरीज उसमें ठीक हो चुके हैं, कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। प्रशासन दावे कर रहा है कि उन्होंने कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। बात अल्मोड़ा की करें तो अल्मोड़ा जिले में कुल 11 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए थे, जिनमें से अधिकांश ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हुए हैं। कहीं ऑपरेटर नहीं है तो कुछ ऑक्सीजन प्लांट सर्विसिंग के अभाव में बंद पड़े हुए हैं। यहाँ के चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि जिला अस्पताल और बेस के ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और जो प्लांट बंद है उसके लिए बजट की मांग आला अधिकारियों से की गई है। वो ऑक्सीजन प्लांट कब तक ठीक होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कोरोना को लेके जिला अल्मोड़ा की तैयारियों में कहीं कुछ कमी नजर आ रही है। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।